अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं। इस वीडियो में मैं आपको वर्ल्ड रिचेस्ट मैन के बारे में बताऊंगा जो कि अकॉर्डिंग टू मैनी हिस्टोरियंस मैन ऑफ अनकैलकुलेबल वेल्थ है और उस शख्स का नाम है मंसा मूसा। तो कौन है ये मंसा मूसा और क्या है इनकी जर्नी, इस वीडियो में इस पर बात करते हैं। दोस्तों ये है माली एम्पायर जो कि वेस्ट अफ्रीका में एक मुस्लिम एम्पायर थी और इसकी बुनियाद 1235 में सुंजाता कीता ने रखी और वो इसके पहले सुल्तान बने। अगर मैं आपको थोड़ा सा 13th सेंचुरी का हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव बताता जाऊं तो ये मिड ऑफ 13th सेंचुरी से पहले तक का वो दौर है जिसको गोल्डन एज ऑफ इस्लाम कहा जाता है। और इसके बाद जब मुगलों ने 1258 में अब्बासी खिलाफत पर हमला किया और बगदाद जो कि उस वक्त सेंटर ऑफ नॉलेज था उसको तबाह किया, तो इस एज का हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। लेकिन इस पर फिर किसी वीडियो डिटेल में बात करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू मूसा, जिनका असल नाम मूसा कीतावन था और वो 1280 में माली में पैदा हुए, लेकिन तारीख में वो मूसा मंसा के नाम से मशहूर हुए। मंसा जिसका मतलब होता है सुल्तान या बादशाह। अब दोस्तों मूसा के सुल्तान बनने की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस पर हम बात करते हैं। हाउ मूसा बिकम मंसा। मूसा उस वक्त के माली के सुल्तान अबू बकरी टू के वज़ीर थे और अबू बकरी टू ये चाहते थे कि जो अटलांटिक ओशन की दूसरी तरफ के लैंड हैं उन्हें भी अपनी सल्तनत में शामिल किया जाए। और इसी सिलसिले में उन्होंने 1312 ईस्वी में कुछ शिप्स भेजी कि जाकर अटलांटिक ओशन की दूसरी तरफ के लैंड को डिस्कवर किया जाए और वो सारी रिपोर्ट आकर सुल्तान को दी जाए। अब दोस्तों सुल्तान इस बात को लेकर बहुत पैशनेट होते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम बाद एक ही शिप वापस आती है और पता ये चलता है कि बाकी की सारी शिप्स समुद्री तूफान के ज़द में आ गई। लेकिन सुल्तान इस बात से बिना अपना इरादा तर्क किए वो ये डिसाइड करते हैं कि अब वो ख़ुद इस सफ़र पर जाएंगे और उसी साल 1312 में वो 2000 शिप्स अपने साथ तैयार करते हैं और अटलांटिक की दूसरी तरफ के लैंड्स को डिस्कवर करने के लिए निकल जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि जब सुल्तान अबू बकर इस सफ़र पर जाते हैं तो वो अपनी सल्तनत का सारा निज़ाम अपने ख़ास वज़ीर मूसा के हवाले करके जाते हैं, इस शर्त पर कि जब तक सुल्तान वापस नहीं आ जाते सल्तनत का सारा निज़ाम मूसा ही संभालेंगे। अब दोस्तों होता कुछ ऐसा है, कई वक्त गुजर जाता है, कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन सुल्तान अबू बकर उसके बाद वापस नहीं आते। बहुत सारे हिस्टोरियंस का यही मानना है कि सुल्तान का ये जो काफ़िला था ये सारा भी समुद्री तूफ़ान की जद में आ गया और इसके बाद मंसा मूसा ही माली के नए सुल्तान बने और मूसा के सुल्तान बनने ही माली का एक नया दौर शुरू होता है जिसको हम कहते हैं द राइज ऑफ माली एम्पायर। मूसा माली के 9वें सुल्तान बने और ये सुल्तान मूसा ही थे जिनके दौर में माली एम्पायर ने अपनी बुलंदियों को छुआ। अब बात करते हैं कैसे माली एम्पायर और मंसा मूसा इतने अमीर बने कि लोग आज भी मूसा को रिचेस्ट मैन इन हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। उसके लिए दोस्तों हमें माली एम्पायर की ट्रेड को समझना होगा, जिसमें सबसे जो पहले नंबर की कमोडिटी आती है वो सोना है। सोने की ट्रेड माली में सबसे ज़्यादा होती थी। उसके बाद नमक दोस्तों आप यूँ समझे कि वेस्ट और नॉर्थ अफ्रीका का जितना भी इलाका है वो सारा तकरीबन सिरा पर मुश्तमिल है और दुनिया का सबसे बड़ा सिरा सहारा भी इसी एरिया में है। तो नमक उस वक्त भी चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए सिरा में यूज़ होता था। उसके बाद दोस्तों आइवरी हाथी के दांत का जो बिज़नेस था वो काफ़ी एंशिएंट से अफ्रीका में चला आ रहा है अंटिल ये जो 19th सेंचुरी में वेस्टर्न पावर्स ने अफ्रीका को जब कॉलोनाइज़ किया तब भी ये बिज़नेस पीक पर था और स्पेशली माली एम्पायर में ये 3 जो बिज़नेस थे उस वक्त की माली की ट्रेड में सबसे ज़्यादा अपना किरदार अदा करते थे। मूसा ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उन्हें माली को और ज़्यादा अमीर बनाना है तो उन्हें अपनी ट्रेड को और ज़्यादा बढ़ाना होगा, जिस सिलसिले में उन्होंने उस वक्त की जो अफ्रीका की सबसे बड़ी गोल्ड माइन वाला इलाका था बम्बुक उसे अपनी सल्तनत में शामिल किया और यूँ माली मूसा के दौर में दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड का एक्सपोर्टर बन गया। इसके अलावा भी कई नेचुरल रिसोर्सेज से रिच इलाके जिनमें इजगिल, अविल और तगाज़ा जैसे इलाकों को भी मूसा ने अपनी सल्तनत में शामिल किया और यूँ मूसा के दौर में माली उस वक्त की सबसे बड़ी अफ्रीका की एम्पायर बन गई। अब मैं आपको बताऊँ तो ये सारा जो ट्रेड थी ये सहारा ट्रेड रूट से होती थी, जिनमें जैसा कि गोल्ड का सबसे बड़ा माली एक्सपोर्टर था तो वो माली से होते हुए नॉर्थ अफ्रीका, फिर मिडल ईस्ट, यूरोप एंड देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सारी ट्रेड होती थी। अब दोस्तों आपको एक जनरल आइडिया मिल गया होगा कैसे मूसा इतने अमीर बने। अब बात करते हैं मूसा की ज़िंदगी के सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ उनके हज के सफ़र की, जो कि उन्होंने 1324 में किया। और दोस्तों ये कोई आम हज का सफ़र नहीं था, इनफैक्ट
ये हज का सफ़र ही था जिसकी वजह से मूसा को उस वक्त भी ग्लोबल रिकग्नाइजेशन मिली और आज भी उन्हें और माली एम्पायर को याद किया जाता है। इस बारे में सबसे पहले अरब हिस्टोरियन शहाबुद्दीन अल उमैरी अपनी किताब मस्कल अमसार फ़ी ममलिकल अमसार में 1343 में लिखते हैं कि ये कोई आम काफ़िला नहीं था, बल्कि एक अंदाजे के मुताबिक ये काफ़िला 60 से 70 हज़ार लोगों पर मुश्तमिल था, जो कि माली से 2700 माइल्स का सफ़र तय करके मक्का की तरफ जा रहा था। और इसमें तो सिर्फ 12,000 गुलाम थे जिनके पास 1 से 1.5 किलो तक का सोना था, और इसके अलावा भी 80 ऊँट ऐसे थे जिन पर सिर्फ सोना ही रखा हुआ था। आप इमेजिन करें कि एक सोने का पूरा शहर सिरा से गुजर रहा था। सरप्राइजिंगली ये सारा सोना मूसा अपने साथ इसलिए लेकर जा रहे थे कि उन्होंने ये सब चैरिटी करनी थी। इमेजिन के आज से पहले इतना सोना कभी किसी ने चैरिटी किया होगा। मूसा का ये काफिला जब कायरो से गुजर रहा था तो मूसा ने कायरो में इतना सोना तकसीम किया कि सोने की कीमतें एकदम से गिर गई, और इस फिनोमेना को हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है, जो कि अगले कई सालों तक कायरो में रही। और इस वाक़े को सबसे पहले हमारे मोरक्कन ट्रैवलर और स्कॉलर इब्न बतूता, जो कि ख़ुद भी मालिक से होकर आए थे 1325 में, उन्होंने अपनी एक किताब रिला में, जो कि उन्होंने 1355 में लिखी, उसमें इस वाक़े को कोट किया। मूसा ने यह सारा सोना गरीबों में तकसीम किया और कई जगहों पर मस्जिदें भी बनवाई। और अपने इस सफ़र की वापसी पर, जैसा कि मूसा एक डिवोटेड मुस्लिम थे, तो वो कई इस्लामिक स्कॉलर्स को भी अपने साथ लेकर आए और तिम्बकटू में एक यूनिवर्सिटी ऑफ सिनेकोर को इस्टेब्लिश किया, जिधर इस्लामिक स्टडीज़ और बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। और ये कई लोग उस वक्त दूर दराज से पढ़ने इस यूनिवर्सिटी में आते थे, और ये यूनिवर्सिटी आज भी मौजूद है। मंसा मूसा ने 25 साल माली पर हुकूमत की, 1312 से 1337, और इन्हीं 25 सालों को ही गोल्डन एज ऑफ माली एम्पायर भी कहते हैं। मूसा के मरने के बाद उनके बेटे मुगान वन नए सुल्तान बने, लेकिन कई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, पावर गेम और एक्सटर्नल इन्वेजन्स की वजह से माली एम्पायर आहिस्ता आहिस्ता वीक होती गई, और उसे उसके बाद मूसा जैसा कोई भी सुल्तान ना मिल सका जो कि सल्तनत के अमूर को अच्छी तरीके से संभाल सके। और ये माली एम्पायर, जो कि मूसा के दौर में अपने अरूज पर थी, आहिस्ता आहिस्ता वीक होती गई, और लेट 14th सेंचुरी और अर्ली 15th सेंचुरी के आते एक नई पावर अफ्रीका में उभर कर सामने आई, जो कि थी सोंगाई एम्पायर। और यूँ मूसा की ग्रेट एम्पायर का इख्तिताम होता है। तो एक अंदाजे के मुताबिक मंसा मूसा की नेटवर्थ 400 बिलियन है, और अगर आप किसी भी इंटरनेट के वेबसाइट पर चेक करेंगे तो वो मंसा मूसा को ही रिचेस्ट मैन ऑफ ऑल टाइम कहेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा कंट्रास्ट में देखें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंसा मूसा ही तारीख़ के सबसे अमीर इंसान है, बल्कि इनसे पहले भी अगर देखें तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ऑगस्टस सीज़र जो कि रोमन एम्पायर के फाउंडर थे, अगर थोड़ा सा ज़्यादा करीब आ जाएं तो चंगेज़ खान जो कि मंगोल एम्पायर के फाउंडर थे। लेकिन दोस्तों मंसा मूसा को इस वजह से ये टाइटल दिया गया क्योंकि ये थोड़ी सी ज़्यादा रिनोन हिस्ट्री है, इस वजह से मंसा मूसा को रिचेस्ट मैन ऑफ ऑल टाइम के नाम से याद किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलूंगा आपसे किसी नई वीडियो में किसी नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।